Hello everyone, welcome to Biological. I hope you all are doing well. है ना, कैसा चल रहा है आज का दिन? थोड़ा सा आपके लिए खुशी भरा भी हो सकता है और परेशानी भरा भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है डीबीटी बेट की आंसर की रिलीज हो चुकी है ना। जो डीबीटी बेट की ऑफिशियल साइट है rcb.dpt, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो dbtbet.nca.nic वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि एनटीए ने ये पेपर कंडक्ट कराया था, तो एनटीए के थ्रू भी आपको लिंक मिल सकता है। वहाँ जाके ज़रूर से आप आंसर की चेक करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ लगती है तो आप चैलेंज करिए, और जब भी कैलकुलेट कर लीजिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। या तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर पब्लिकली नहीं बताना चाहते तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ शेयर कर लीजिएगा। सब लोग वहाँ पे अपने मार्क्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट मतलब कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। ओके, तो कोई बात नहीं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा जो भी आपको लगता हो। और वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने बार्क OCAS के ऊपर, बार्क OCAS बायो साइंसेस। ओके, तो ये सेकंड लेक्चर है। कल हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जिसने भी नहीं देखा है ज़रूर से देख लेना। आई एम अर्पित चतुर्वेदी, यू ऑल नो मी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैंने कोशिश करी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कल से। कल हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम लोग प्रोटीन के लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन्स आखिर किस तरीके के लेवल्स शो करता है, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में है, या ये प्रोटीन अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे जो आप लोग को ध्यान रखनी है, और आपके दिमाग में वो चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट करती है और फिर आप क्वेश्चन गलत कराते हो। ठीक है, तो वो चीज़ दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ प्रोटीन की जो फोल्डिंग फनल है, यानी कि प्रोटीन का फोल्डिंग पाथवे, इसको भी देखने की कोशिश करी जाएगी। किस तरीके से प्रोटीन एक सर्टेन पाथवे फॉलो कर रहा है या रैंडमली प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, वो जानने की कोशिश करी जाएगी। प्लस हम लोग डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसे बना हुआ है, क्या कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रोटीन के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से या प्रोटीन से। तो बेसिकली कल हम लोगों को एक बात पता चली थी बहुत अच्छी, हालांकि वो इतनी नई बात नहीं थी, हम लोग को बहुत पहले से पता थी कि प्रोटीन जो है एक हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर होता है, और इस प्रोटीन को हम हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ किस बॉन्ड के थ्रू लिंक था? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। इसको CONH लिंकेज भी बोलते हैं, या इसको पेप्टाइड लिंकेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, इस पेप्टाइड लिंकेज की अपनी ही कहानी है। रामाचंद्रन प्लॉट में फाई और साई एंगल कौन से होते हैं, यह आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। CC साई NC5। ठीक है, टोटल 4 एटम मिलके, या हम ये कह लें NCCN मिलके इसको बनाते हैं एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड को, और ये 2 अमाइनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम प्रोटीन को देखना चाहें तो प्रोटीन 2 मेजर ग्रुप बनाता है, या 2 जगह प्रोटीन को हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। एक तो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल रोल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक प्रोटीन के जो फंक्शनल रोल्स हैं वो तो है ही। स्ट्रक्चरल रोल में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रोटीन हमको कोलेजन में देखने को मिलेगा, प्रोटीन हमको केराटिन में देखने को मिलेगा, ठीक है, इलास्टिन हमको देखने को मिलेगा। ढेर सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। फंक्शनल रोल की आप बात करोगे तो सबसे बड़ी एक चीज़ तो हमारे पास है एंजाइम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लस हमको और क्या देखने को मिल रहा है? हार्मोन्स। मतलब हद से ज़्यादा रोल्स हैं प्रोटीन के, इसीलिए प्रोटीन को इतना ज़्यादा डीपली स्टडी करा जाता है, इतना उसको जानने की कोशिश करी जाती है। ओके, इसके साथ साथ प्रोटीन जो है, हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन अपने इस स्ट्रक्चर में है या उस स्ट्रक्चर में है, या बेसिकली मेरे लिए प्रोटीन ने एक 3D कॉन्फॉर्मेशन ले ली है तो हमें उसका लेवल बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो लेवल में फोल्ड होता है। पहली चीज़, ये इसके 4 जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 4 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, 4 इस प्रोटीन के लेवल्स होते हैं, या लेवल ऑफ फोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है,
4 इस प्रोटीन के लेवल्स होते हैं या लेवल ऑफ फोल्डिंग्स होते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ फोल्डिंग है प्रोटीन के, ये कुछ इस तरीके से देखे जाते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसके साथ में कौन से चीज़ें एसोसिएटेड है वो मैं एक एक करके जरूर से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को पता है DNA है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखते हैं, mRNA है हमारा, और हमारा है प्रोटीन। ठीक है, तो DNA से DNA बनता है रेप्लिकेशन के थ्रू, DNA से mRNA बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और RNA से mRNA से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसी शाश्वत सत्य वाली चीज़ें हैं जो होनी ही होनी है। हम अभी फोकस कर रहे हैं इस प्रोटीन के ऊपर। अब आपने प्रोटीन टारगेटिंग में 2 पाथवे पढ़े होंगे, एक को ट्रांसलेशनल पाथवे होता है, एक पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे होता है। तो बेसिकली अगर हम को ट्रांसलेशनल पाथवे पे फोकस करें या नॉर्मली अगर देखने की कोशिश करें तो हमारा जो राइबोसोम है, जिसको हम अपनी प्रोटीन मशीनरी बोलते हैं सेंट्रल, वहाँ पे उसके पास 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। इस लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट का काम क्या होता है कि ये mRNA को बाइंड करते हैं इस तरीके से, और mRNA पे जो कोडॉन्स होते हैं उन कोडॉन्स को पढ़ के ये अमाइनो एसिड ऐड करते जाते हैं। ठीक है, एक एक करके अमाइनो एसिड एक दूसरे के पीछे कोवेलेंटली लिंक करते जाते हैं, और जब ये अमाइनो एसिड कोवेलेंटली लिंक कर रहे होते हैं तो इस तरीके से एक अमाइनो एसिड की चेन जो है वो बन के निकलती है, या एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो निकलती है। तो एग्जैक्टली एट दिस टाइम जब ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बाहर निकल रही है, जब इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है, नॉर्मल हमको इस तरीके की देखने को मिल रही है, इस जगह पे इस समय पे जो इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां पे कोई फोल्डिंग नहीं होगी, जहां पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे, एकदम नॉर्मल जो बन के निकल रही है एज इट इज, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर ये को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या को ट्रांसलेशनल चल रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूवमेंट, तो प्रोटीन यहाँ से मूव कर जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है, और आपके ढेर सारे शेपरॉन्स होते हैं जो कि इस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करते हैं। लेकिन वो बात की बात है, अभी हमको एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल चुका है, अभी हमारे पास एक प्रोटीन आ चुकी है जो कि अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, इसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी प्रोटीन का सीक्वेंस जानना हो तो आप हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही चूज करोगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुझे सीक्वेंस जानना है। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको किसी प्रोटीन के कंपैरिजन करना है, सीक्वेंस कंपैरिजन करना है, तब भी आप हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर को लेके ही कंपैरिजन करोगे। तीसरी चीज़, अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो इसका स्ट्रक्चर, या हम ये कह लें कि आपको ये जानना हो कि कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो कि प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को गवर्न कर रही है, ठीक है, तो वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर गवर्न्स द प्रोटीन्स 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होगा वो कौन गवर्न करेगा, वो यही प्राइमरी स्ट्रक्चर गवर्न करेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत सारी अहमियत रखता है। तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अभी कोई फोल्डिंग नहीं है, कोई और चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड्स लगे हुए मिल जाएंगे कोवैलेंटली लिंक्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनने होंगे वो इसी स्टेज पे बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कोवैलेंट लिंकेज होंगे, ठीक है, जितने भी कोवैलेंट लिंकेज होंगे वो सभी के सभी कोवैलेंट लिंकेज आपको इस स्टेज पे देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे आपको सारे जो हैं वो नॉन कोवैलेंट लिंकेज मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे आपको सारे नॉन कोवैलेंट लिंकेज मिलने वाले हैं। यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजिंग जो बननी थी हो गई, जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने थे, तैयारी होनी थी, वो हो चुकी है। अब आगे जो चीज़ें होंगी वो नॉन कोवैलेंट लिंकेज के थ्रू होंगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का हमको अहमियत समझ में आ गई। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको पता चल गया प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। जैसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कोई भी बताएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हमको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाता है आधा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाता है आधा। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें
ठीक है, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पेप्टाइड में, एक पॉलीपेप्टाइड में, एक पॉलीपेप्टाइड में आपको लोकल फोल्डिंग देखने को मिलेगी, लोकल फोल्डिंग, और वो सिंगल होगी, एक ही लोकल फोल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, तब आप उसको बोलेंगे कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये जो हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये अपने आप में ही क्या है, ये अपने आप में ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट अपने आप में ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब अगर कोई एक पॉलीपेप्टाइड है ऐसे, ये है आपका एन टर्मिनल, ये है आपका सी टर्मिनल, ठीक है, तो अगर एक पॉलीपेप्टाइड है और इस पॉलीपेप्टाइड में कोई लोकली हमको या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये खुद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या तो अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न भी, ठीक है, या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट या बीटा टर्न देखने को मिल जाए, तब हम कहेंगे कि ये प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ चुकी है, ये अपने सेकेंड लेवल ऑफ फोल्डिंग में आ चुकी है। तो ये कैसे होगा, या तो आपका एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल आपको एक अल्फा हेलिक्स देखने को मिल जाए, ठीक, या तो आपको अपने एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल एक बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिल जाए, मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, और इस बीटा प्लीटेड शीट के साथ आपको बीटा टर्न देखने को मिल जाए, तब हम कहेंगे कि प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ गया। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों के लिए, जिसमें अगर एक मतलब यही मेन डिफरेंस है प्राइमरी मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में, कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड में एक साथ एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गए, है ना, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट या दो अल्फा हेलिक्स या दो बीटा शीट, तब वो प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, ठीक है, तब वो प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ये एक एक दिखा रहे हैं, उसके बाद ये साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये 3 डायमेंशनली साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। पहले हुआ क्या, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसे अमाइनो एसिड थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड थे, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड थे जो कि बीटा शीट को क्या कहते हैं प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, जितने आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन प्लस इसके साथ कुछ आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, जैसे कि आपके थ्रियोनिन हो गए, ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया, ये कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा मतलब कर रहा है, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ था, चलो वही हो गया। तो बीटा शीट की अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है हमारे फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन प्लस थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ऐसे जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो हमको देखने को वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को पता चल गया है कि हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे हैं, लोकल फोल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ अभी मतलब 3D फॉर्म उसने स्ट्रक्चर नहीं किया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जब हम लोग का आता है तब इसमें हमको कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे एक साथ एक ही प्रोटीन में हमको अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे एक साथ हमको एक ही प्रोटीन में बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिलेंगी, है ना, और ये ओवरऑल कंप्लीट एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली अगर आप देखने जाओगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में किन बॉन्ड्स के थ्रू स्टेबलाइज है, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको H बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता हुआ मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी देखने को मिलेगा। ओके, तो इन बॉन्ड्स के थ्रू ये जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल स्टेबलाइज होगा और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे, अब सोचिए ये आपकी एक प्राइमरी चेन थी, ठीक है, ये आपकी एक चेन थी नॉर्मल N2C, इसमें यहाँ से यहाँ तक कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो जब ये 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब ये फोल्ड होंगे तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होंगे,
जहाँ से भी इनको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड मिलेगा उसको ये एक पास ले आएंगे, ये ठीक है। और इसी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के पैच को हम हाइड्रोफोबिक पैच बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पैच बोल देंगे। तो बेसिकली है क्या, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कोशिश करेंगे कि वो कोर में रहे, प्रोटीन के अंदर रहे, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड उन्हें चारों तरफ से घेरे रहें। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कोर में रहने के लिए क्या करेंगे, वो एकदम पास आ जाएंगे अंदर की तरफ और चारों तरफ से हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड उसे घेर लेंगे। तो ये क्या करेगा, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे सेल के अंदर भी काफ़ी सारा पोर्शन पानी है और सेल के बाहर भी काफ़ी सारा पोर्शन पानी है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। तो ये प्रोटीन ज़्यादातर अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि कहीं पे यहाँ पे आपको एस्पार्टेट रेसिड्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको लाइसिन या अर्जिनिन देखने को मिल रहा है। प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ऐसे ही आपको ग्लूटामेट मिल सकता है, अर्जिनिन मिल सकता है, उसके बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने मिल सकता है। कहीं कहीं के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने होंगे जो कि एक दूसरे को आपस में बाइंड कर रहे होंगे, और कई जगह आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी जो कि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनती है, ठीक है। जैसे कि आपका सीरीन हो गया, आपका ये क्या कहते हैं मेथियोनिन हो गया, ये ऐसी जगह से जो आपको सीरीन है आपके पास, और जितने भी OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है वहाँ पे आपको ये बनती हुई मिलेगी, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जहाँ भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल एक कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आया और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शरी स्ट्रक्चर में आया। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाला जो है बड़ा बवाल है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आती है जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी होगी, 1 जीन 1 एंजाइम या 1 जीन 1 प्रोटीन वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, DNA सेगमेंट है, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका जीन 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक आपका जीन 2 है। ये दोनों ही जीन क्या कर रहे हैं, एक एक प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, P1 एंड P2, ठीक। ये P1 और P2 को जब आप अकेले यूज़ करोगे तब दोनों ही फंक्शनल नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनल। जब आप इनको अकेले यूज़ कर रहे हो तब ये दोनों ही फंक्शनल नहीं है। लेकिन जब आप इन प्रोटीन्स को एक साथ मर्ज कर दो या आप इन प्रोटीन्स को एक साथ मर्ज होने के लिए अलाउ कर दो और P1 P2 को साथ में काम करने दो, तब आपकी ये प्रोटीन जो है वो फंक्शनल हो जाए। तो ऐसी प्रोटीन जो बनती है उसको हम कहते हैं, या बेसिकली जब दो प्रोटीन्स जो कि अलग अलग जीन्स के द्वारा कोड की जा रही हैं और एक साथ मिलके ऑलिगोमेरिक प्रोटीन बन के या एक साथ मिलके काम करें, तब हम कहते हैं कि प्रोटीन अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ गई है। प्रोटीन अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ गई है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमको 4 चेन देखने को मिलती है। हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, अल्फा 2 एंड बीटा 2। एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके फीटल में अल्फा 2 गामा 2 मिलेगी और उसके अलग ही कहानी है। 2,3-BPG से क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता है वो आप लोग पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि पता तो चले आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो पूरी, ठीक है। अल्फा 2 गामा 2 कहाँ मिलती है, उसका 2,3-BPG पे क्या असर होता है या 2,3-BPG का उस पर क्या असर होता है, और अल्फा 2 बीटा 2 से वो कैसे डिफरेंट है, ये जरूर से आप पता करना, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 2 हमको पता चल गई हीमोग्लोबिन। इसमें 4 चेन्स हमको देखने को मिल रही हैं, 2 जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि 2 होमोडाइमर। तो ये क्या हो गया, हेट्रोटेट्रामर मेड अप ऑफ 2 होमोडाइमर्स। 2 होमोडाइमर है यहाँ पे, अल्फा 2 और बीटा 2, जो कि मिल के एक हेट्रोटेट्रामर बना रहे हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है। इसी की जगह अगर आप इसको कंसिडर करोगे मायोग्लोबिन से, तो मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही प्रोटीन होती है और वो फोल्डेड होती है अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से पूछा जाता है, ये सवाल डीबीटी बेट में भी आया था लास्ट ईयर, कि मायोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम अपने किस स्ट्रक्चर में रह सकता है, तो वो है टर्शरी, और हीमोग्लोबिन अपने मैक्सिमम किस स्ट्रक्चर में रह सकता है, तो वो है क्वाटरनरी। अगर आप अकेले इन चेन्स को लेके काम करने जाओगे तो वो काम नहीं करेंगे हीमोग्लोबिन से। जब ये एक साथ मिलते हैं तब हीमोग्लोबिन फंक्शनल बनता है और मायोग्लोबिन अपने अकेले चेन से ही खुद को फोल्ड करके फंक्शनल रहता है। तो ज़्यादातर प्रोटीन्स जितनी भी फंक्शनल हैं, जो भी हमको एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, वो या तो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहते हैं या अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहते हैं। लेकिन प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तभी आएगा जब वो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ मिलेगा। वो हो सकता है कि वो सिमिलर प्रोटीन के साथ मिल रहा हो या डिसिमिलर प्रोटीन के साथ मिल रहा हो, वो डिपेंड करता है जैसा भी उसका फंक्शन है। लेकिन अकेले प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन कभी भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ये अपने मन से आप बिल्कुल भी मिथ निकाल दीजिएगा।
ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। प्लस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी स्ट्रक्चर में आपको कैसे बॉन्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स मिल रहे हैं, उसके बाद आपको ज़्यादातर जितने भी हैं सब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर में जब आगे बढ़ते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ, तब भी ये दोनों मतलब 2 या 4 जितनी भी चेन्स होंगी प्रोटीन की, ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही कम या नहीं ही बनाती हैं। ये आपको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू ही आपस में एसोसिएटेड मिलेंगी ज़्यादातर जितनी भी प्रोटीन आप देख लें वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारा स्ट्रक्चर था। अब देखिए, अब एक बहुत मज़ेदार बात है और वो है प्रोटीन फोल्डिंग फनल। अभी क्या था, भले ही को ट्रांसलेशनल हो या पोस्ट ट्रांसलेशनल हो, ये है एक प्रोटीन का नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर N2C, और इसको पहुंचना है अपने क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर पे। ठीक, तो जब ये प्रोटीन एज इट इज़ बन के निकला है और इसको नहीं पता कि इसको कैसे क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में तक जाना है या कैसे फोल्ड होना है, बेसिकली यहाँ पे एक, जैसे हम लोग कॉट वैल्यू या कॉट कर पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग सी वैल्यू पैराडॉक्स देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक एसोसिएटेड पैराडॉक्स है जिसको कहा जाता है लेवेंथल्स पैराडॉक्स। इसको कहा जाता है लेवेंथल्स पैराडॉक्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि लेवेंथल्स पैराडॉक्स किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो लेवेंथल्स पैराडॉक्स जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग के साथ एसोसिएटेड है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब प्रोटीन बनती है पहली बार और अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है, तब इस प्रोटीन से इसकी कंप्लीट फोल्डिंग तक इसके पास अनगिनत रास्ते होते हैं यहाँ तक पहुँचने के। प्राइमरी स्ट्रक्चर से यहाँ तक पहुँचने के अनगिनत रास्ते होते हैं। इतने कि अगर ये रैंडमली यहाँ तक पहुँचना चाहे तो इसको ऑलमोस्ट 1 × 10⁻76 ईयर्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में या कम्प्लीटली फोल्ड होने में। ठीक है, अगर ये सब रास्तों के थ्रू होते हुए जाए, ये सबको चेक करते हुए जाए, हर प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोटीन जैसे ही बनती है उसके 2 से 3 मिनट के अंदर वो कंप्लीट फोल्ड हो जाती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे 1 × 10⁻76 ईयर्स से सीधे 2-3 मिनट पे इतना बड़ा डिफरेंस ऐसे कि प्रोटीन, मतलब लेवेंथल पैराडॉक्स में ये बताया गया है कि प्रोटीन एक सर्टेन फिक्स्ड पाथ क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, और अल्टीमेटली अपने नेटिव पोजीशन पे पहुंच जाती है। नेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, अपना जो उसका मैक्सिमम फोल्डिंग होगी, जहां पे उसके पास लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एंट्रोपी होगी, वहां तक पहुंच जाती है। इसको दर्शाने के लिए इस तरीके की फनल जो है वो फनल इस तरीके की दिखाई गई थी, इस चीज़ को शो करने के लिए। जिसके सबसे ऊपर की जो बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोटीन के पास मैक्सिमम एनर्जी है। अगर आपको ये बात पता हो, खैर सबको पता ही होती है, मैक्सिमम एनर्जी, या अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, या बेसिकली यहाँ पे एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फोल्डिंग नहीं है। अभी ये प्रोटीन अनफोल्डेड है। अब इस अनफोल्डेड प्रोटीन इस फनल जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू जो दिखाया गया है, अलग अलग पाथवे से जा सकती है। लेकिन ये प्रोटीन कोई अपना स्पेसिफिक एक पाथवे सेलेक्ट करती है और उसी पाथवे के थ्रू मूव करती है। ये जो आपको छोटे छोटे दिखाए गए हैं ये उभार या प्रोट्रूबेशन, ये आपके यहाँ पे दर्शाते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल को या इंटरमीडिएट फोल्डिंग पाथ को या इंटरमीडिएट फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन थोड़ी सी स्टेबल है, लेकिन अभी नेटिव स्ट्रक्चर में नहीं पहुंची है। वो नेटिव स्टेट में कब पहुंचेगी? जब वो एकदम नीचे आ जाएगी, जब उसके पास लीस्ट एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, तब प्रोटीन अपने नेटिव स्ट्रक्चर में पहुंचेगी, तब उसकी एंट्रोपी मिनिमम होगी। तो ये फोल्डिंग फनल दर्शाती है। एज इट इज फोल्डिंग फनल बढ़ा के बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं अलग अलग कि अनफोल्डेड कहाँ पे होगी, फोल्डेड कहाँ पे होगी, मोल्टन ग्लोब्यूल कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर से लाइक करना,
बोलना नहीं, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी और बचा है हम लोग के पास पढ़ने को, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोटीन की कहानी थी, किस तरीके से प्रोटीन का लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहा है और किस तरीके से प्रोटीन जो है इस फनल के थ्रू फोल्ड हो रही है। ये एज इट इज फनल मिलती नहीं है कहीं, ये कहीं जाते नहीं है, हाँ ये फनल, ये उसको दिखाने के लिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए, इसलिए ये फोल्डिंग फनल का एक मॉडल प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो एक और बहुत बेहतरीन मॉडल है हमारे पास और वो है हमारा मॉडल डीएनए का डबल हेलिकल, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल जिस पे बड़ा काम किया गया था भैया, बड़ा मतलब मुश्किल से ये डबल हेलिकल मॉडल जो है वो सामने आ पाया था और उसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, काफ़ी सारे लोगों का जो क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग बात करें अगर कि डीएनए क्या है, डीएनए या आरएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए एक पॉलीमर है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ये जो पॉलीमर है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स, ढेर सारी यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या है यहाँ पे, ये यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड, ये यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा राइबोस शुगर या बेसिकली शुगर, पेंटोस शुगर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, पेंटोस शुगर, यहाँ पे पेंटोस करना ज़्यादा सही होगा, अभी आपको पता चल जाएगा कैसा क्यों, ठीक है। दूसरा है आपके पास पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और तीसरा है आपके पास फॉस्फेट। इन 3 चीज़ों से मिलकर आपका ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है, ठीक है। तो अगर आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि राइबोस शुगर, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये मेजर डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच में जो कि बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे कि क्या है ये ऑक्सीराइबोस और डीऑक्सीराइबोस। देखो ये है हमारी राइबोस शुगर, बेसिकली ये है हमारी शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है। इस पेंटोस शुगर में यहाँ पे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, 5 कार्बन है, जिसमें से 2 प्राइम वाला कार्बन ऐसा है जो कि आरएनए को डीएनए से, डीएनए को आरएनए से अलग करता है। कैसे? अगर इस 2 प्राइम कार्बन पे OH है तो ये है राइबोस शुगर, अगर इस 2 प्राइम कार्बन पे OH है तो है ये राइबोस शुगर। और जिस भी उसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड में जब ये राइबोस शुगर इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मतलब राइबोस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी जिसके पास 2 प्राइम पे OH होगा, तब अगर ये पॉलीमर बनाएगा तो हम उसे कहेंगे आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब यहाँ पे ये O हटा दिया जाए, जब यहाँ पे ये O रिमूव कर दिया जाए और 2 प्राइम पे हमको देखने को मिले सिर्फ H, ठीक है, OH की जगह यहाँ पे आ जाए H, तब हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस और उस डीऑक्सीराइबोस से बने हुए पॉलीमर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में ये एक्स्ट्रा O जो है वो नहीं होता, आरएनए में जो है ये एक्स्ट्रा OH होता है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जल्दी में कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आरएनए को लेस स्टेबल बनाती है, तो वो ये है कि आरएनए के पास 2 प्राइम OH होता है जिसकी वजह से आरएनए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है हाइड्रोलिसिस के लिए बजाय डीएनए के, इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और आरएनए कम स्टेबल माना जाता है। एक और डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस डीएनए में हमको मिलते हैं A, T, G और C और आरएनए में हमको देखने को मिलते हैं A, U, G और C, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको आपको स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जब मैं आगे चल के इसमें बायोकेमिस्ट्री में भी कोशिश करूँगा जल्दी से डिस्कस करने की जो अपना न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है, तो वहाँ पे इसको और क्लियर हो जाएगा कि ये बनते किससे हैं, मतलब इनके आपको जो इनिशिएटर कंपाउंड है वो पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछने लगे हैं ज़्यादातर एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन 2 हमारे पास हैं। प्यूरीन हमको मिलते हैं, प्यूरीन में आते हैं हमारे पास एडेनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडीन में हमारे पास आते हैं यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। जिसमें से जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करता है और ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। ये बात है आपकी डीएनए की, ठीक है। तो
ए जो है वो टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जी जो है वो टी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके स्ट्रक्चर आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर थाइमिन है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर साइटोसिन है, तो वो आप कंफ्यूज ना हो, उनमें से आराम से आप बता लो। तो एक बार आप इसको जरूर से देख लेना, 2-3 बार बनाना, एक बार मन में आ जाए या याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, पता होना चाहिए कि ATGC या AUGC कहाँ पे मिलते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्यूरिन है वो डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कहाँ से याद आ गया, वो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जो पिरिमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो आपको प्यूरिन्स हैं वो इस नाइट्रोजन के साथ बाइंड होते हैं, किससे, आपके राइबोस शुगर से या डीऑक्सीराइबोस शुगर से, और जो आपके पिरिमिडीन्स हैं वो इस कार्बन के साथ आपके बाइंड होते हैं, जो हमारा राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके साथ। ठीक है, तो अब एक बार ये बाइंड हो गए, तो हम चलते हैं देखने कि ये जो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बचपन से बनाते चले आ रहे हैं ये आखिर किस तरीके का है, ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमको एक बात पता चलेगी कि ये 2 हेलिक्स हैं जो कि एंटी पैरेलली रन कर रही हैं एक दूसरे के। अब ये एंटी पैरेलल क्या होता है, ये एंटी पैरेलल क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं बताऊँ ये बाइंडिंग कैसे करते हैं ये दोनों। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से बाइंड करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है इसको हम लोग अलग से बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है अपना, यहाँ पे हमने एक बेस लगा दिया, DNA की बाइंडिंग करते हैं तो यहाँ H लगा दिया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, ये हमारे पास H हो गया और ये हमारे पास CH2O ये हो गया। ठीक है, ये हमारा एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हो गया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके पास में है ऐसे। जब आप खुद से बनाओगे ना तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, वरना थोड़ा सा स्लिप हो जाता है दिमाग से सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास OH है, ये H है, ये CH2O, और यहाँ से ये वाला H जो है वो हट जाएगा और ये बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसके साथ लिंक हो जाएगा और ये इस तरीके से बना लेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बेसिकली इस तरीके का लिंकेज होता है, इस तरीके का लिंकेज होता है। ये है आपका कार्बन जो है, ये है 5 प्राइम कार्बन और ये है आपका 3 प्राइम कार्बन। ठीक है, तो हम अगर इस तरीके से देखें तो नीचे से ऊपर जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है। ऐसे ही इसको उल्टा इधर से इधर रखेंगे तब ये उधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा। तो यहाँ पे जो 2 हेलिक्स हैं ये एंटी पैरेलली रन करती हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक ऊपर से नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये इस तरीके से रन करती हैं। अब जिस तरफ ये 5 प्राइम वाला पोर्शन फ्री होता है उसको हम कहते हैं कि वो, जिस तरफ ये 5 प्राइम वाला पोर्शन ऐसे जा रहा होता है, फ्री होता है, उधर कहते हैं वो 5 प्राइम हो गया। ठीक है, जिस तरफ नीचे पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं वो 3 प्राइम हो गया। बेसिकली ये दोनों एंटी पैरेलली रन कर रही हैं चेन। उसके बाद हमको यहाँ पे एक बहुत खास चीज़ जो पता करनी है, क्या कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आपकी बैकबोन है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती। ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, ये है शुगर। भाई आप देख रहे हो लिंकेज जो है वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में हुआ है, जो लिंकिंग है वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में हुई है इस तरीके से। ठीक है, और जो आपका बेसिस है वो कहाँ है, वो शुगर से लिंक्ड ऐसे अलग प्रेजेंट है, शुगर से लिंक्ड ऐसे अलग प्रेजेंट है, क्योंकि जो लिंकिंग हुई है वो सिर्फ शुगर फॉस्फेट की हुई है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बैकबोन सिर्फ और सिर्फ शुगर फॉस्फेट की ही बनती है। और ये जो बेसिस हैं ये बीच में इस तरीके से फ्लैंक करते हैं। ये देखिए, ये बेसिस इस तरीके से बीच में फ्लैंक करते हैं। फोकस में यहाँ किस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनका अगर आप नेचर जानने की कोशिश करोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। तो और जो आपकी शुगर और फॉस्फेट है ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो आप खुद सोचो कि
अगर इन्हें ऐसे मीडियम में रहना है जहाँ चारों तरफ पानी हो, तो ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ रहेंगे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? जाहिर सी बात है अंदर की तरफ रहेंगे। तो इनका अरेंजमेंट बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से होता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट पे चार्ज है, उसके बाद शुगर पोलर है और फिर अंदर ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज होता है। और यही एक मेजर रीज़न है, या यही एक रीज़न है कि जो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, जो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ये मेजर फोर्स माना जाता है, मेजर नॉन कोवेलेंट फोर्स माना जाता है डीएनए की डबल हेलिक्स को बनाने का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर स्टेबलाइज है या अगर बना है तो किस वजह से बना है? वो बना है अपने क्या कहते हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है उसकी वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपको इस बात क्लियर रखनी है अपने दिमाग में एकदम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको क्या दे रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दे रही है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किसके बीच में? कि ए टी से बाइंड करेगा और जी सी से बाइंड करेगा। ये स्पेसिफिसिटी आपको एच बॉन्डिंग से मिल रही है। लेकिन इन दोनों को इतना पास लाया कौन ये कह रहा है कि ये नाइट्रोजन जो बेस है अंदर रखो और बाकी सारी चीज़ें बाहर रखो। ये देखो, फॉस्फेट बाहर, शुगर उसके बाद, और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। इसी तरीके से ये बाहर के अंदर की तरफ होते हैं। बाहर क्योंकि पानी है और अंदर हाइड्रोफोबिक कोर है जहाँ पे हमने अपने बेसेस छुपा के रखे हैं। और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के लायक इनको बनाया है या इनको इतनी पास लाया है। ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा वो मेजर फोर्स है जो कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि डीएनए का 2 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। एक 360 टन में डीएनए में 10 बेसेस होते हैं और इन 10 बेसेस के साथ साथ पर बेस जो है 0.34 नैनोमीटर का राइज होता है, जो कि अल्टीमेटली 10 बेसेस यानी कि एक 360 डिग्री टर्न पे 3.4 नैनोमीटर हो जाता है। और पर बेस जो स्टैक्ड होता है वो 36 डिग्री का टर्न लेता है, ताकि 360 डिग्री वो 10 बेसेस कंप्लीट कर ले। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। इसके अलावा मैं अगले लेक्चर में एक बार आपका बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए की कंपैरेटिव टेबल दे दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, और कुछ भी आप अगर और चाहते हैं टॉपिक शेयर करना ज़रूर से बताइए। इसके अलावा आप लोग को पता ही है मैं आप लोग को गुरुमंत्रा पे मिलता हूँ, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। आप मिल जाएंगे वहाँ पे। गेट के कोर्स का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है, गेट बीटी और एक्सेल। इसका जो वीडियो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, मैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ज़रूर से एक बार चेक करना। 1 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है आपका गेट के लिए, और इसमें सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही रीजनेबल है। ओनली 9,999 फॉर एन ईयर, 1 साल के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। 10 साल के आपको पेपर सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, वीडियोस सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस पर भी 10% ऑफ पा सकते हो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो अर्पित10। ओके, तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए और सपोर्ट करते रहिए यार, और क्या चाहिए जीवन में। और हाँ, डीबीटी बेट का जो वो है आपका नंबर, वो बताना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।